राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस। पीछे वीडियो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि वो समझ में आया होगा। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वो अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव ओम्स लॉ यूट्यूब में सर्च करें और वहाँ से देख लें। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो हमें कमेंट करके बताएं और हम इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये क्यों पढ़ते हैं हम इसे, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है, इन सब बातों के बारे में समझेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी कन्फ्यूजन है, आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो नियम दिए हैं वो फर्स्ट और सेकेंड दो नियम दिए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम को हम करंट लॉ कहते हैं, धारा नियम कहते हैं, और इसी को जंक्शन का नियम भी कहते हैं। यानी किरचॉफ में धारा नियम को जंक्शन नियम भी कहा जाता है। नोड या जंक्शन नियम, नोड या जंक्शन नियम, यानी नोड का नोड भी कई बार क्वेश्चन में आया है कि नोड कहाँ लागू होता है, तो नोड भी इसी जंक्शन नियम में ही कहा जाता है नोड। तो यहाँ करंट लॉ, किरचॉफ के धारा नियम को जंक्शन नियम भी कहते हैं। अब अगली बात आती है कि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी जो करंट नियम है, ये AC सर्किट में लागू होता है या DC सर्किट में, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये AC और DC दोनों तरह के सर्किट में लागू होता है। AC सर्किट में भी लागू होता है और DC सर्किट में भी लागू होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसे, धारा नियम AC एंड DC दोनों परिपथ में लागू होता है। आप लोग इसे नोट भी कर लें, धारा नियम AC और DC दोनों परिपथ में लागू होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं लिखा होता है एग्जाम बुक में भी कई जगह गलत लिखा हुआ है, कहीं केवल AC लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में AC DC दोनों लिखा हुआ, किसी में केवल AC लिखा गया है। तो धारा नियम AC DC दोनों में लागू होता है। अब बात आती है किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये एक इसकी परिभाषा है, किसी जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे दूसरी तरह से हम कैसे परिभाषित करते हैं, किसी जंक्शन बिंदु पर आने वाली और जंक्शन बिंदु से बाहर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। इस परिभाषा को हम पढ़े तो हैं सभी, इसको आज हम अच्छी तरह समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हो, कहाँ पर ऐसा होता है कि आने वाली और जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं। इस बात को अभी हम समझेंगे। तो ये पॉइंट हो गया, किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरी परिभाषा इसकी हो सकती है कि जंक्शन पर आने वाली और जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं, जितनी आ रही उतनी ही जा रही है। अब अगला है किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कहाँ लगता है, ऊर्जा संरक्षण में या आवेश संरक्षण में। तो ये आवेश संरक्षण में रहता है, तो ये हम अक्सर जाते हैं भूल। तो आज हम इसको ऐसा बताएंगे अभी कि ये हम भूलेंगे नहीं। तो इसको नोट कर लें, किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है किरचॉफ का धारा नियम समांतर परिपथ में लागू होता है, पैरेलल सर्किट में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट का नियम है ये कहाँ लागू होता है, सीरीज सर्किट में या पैरेलल। एक तो ये क्वेश्चन आता है कहाँ लागू होता है, AC सर्किट में, DC सर्किट में या दोनों में। तो AC सर्किट DC सर्किट दोनों में लागू होता है। अब बात आती है कि AC का कौन सा सर्किट, तो पैरेलल सर्किट, और DC का कौन सा सर्किट, तो भी पैरेलल सर्किट। सर्किट दो तरह के होते हैं, सीरीज और पैरेलल, एक मिक्स भी होता है। तो यहाँ पर समांतर पैरेलल सर्किट में लागू होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल सर्किट कौन सा और कहाँ पर। तो जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम अपने घर से बात करेंगे। अपने घर में हम देखेंगे सबके घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है, ऊर्जा मीटर, जिसे हम मीटर कहते हैं, जो हमारी घर की एनर्जी को मापता है, जहाँ से हमारी रीडिंग आती है, बिजली का बिल कैलकुलेट होता है। तो वहाँ पर दो तार आते हैं, यानी हमने कह दिया कि हमारे घर पे एक एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर में ये दो तार आए हैं और ये दो तार बाहर निकल जाते हैं, और ये दो तार एनर्जी मीटर के कहाँ जाते हैं, घर के लिए।
तो घर के लिए हमने बहुत सारे सब सर्किट बना रखे होंगे, एमसीबी लगा रखी होंगी, तो कुल मिला के कुछ भी एक एमसीबी हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो ध्यान से समझेंगे। अगर हम पूरे घर का लोड स्विच ऑफ कर दें, पूरे घर का लोड ऑफ कर दें, तो हमारे घर पे एक भी करंट इस समय नहीं होगी। फिर अब हम क्या करेंगे, एक लाइट ऑन कर दी या कोई एक उपकरण, एक स्विच को ऑन करते हैं, तो उस स्विच से वो फैन हो, कूलर हो, एसी हो, बल्ब हो, एलईडी हो, सीएफएल है, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो, एक स्विच को ऑन करते हैं। एक स्विच को ऑन करते हैं तो उस एक स्विच के में जो उपकरण लगा हुआ है उसकी जितनी करंट होगी, जितनी उसकी करंट होगी, उस मीटर से आने वाली करंट और इस बल्ब की उपकरण की जो करंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर हम कहें कि हमने घर में 4 चीज़ें, 6 चीज़ें या 8 चीज़ें या कई सारे उपकरणों को ऑन कर दिया, कई सारे स्विचों को, तो उन सब की, जैसे हमने कह दिया हम कमरे में एक फ़ैन चला रहे हैं, एक ट्यूबलाइट और एक एलईडी और एक टीवी चला दी, 4 उपकरण चलाए, तो इन चारों की अलग अलग करंट I1, I2, I3, I4, यानी एक टीवी की करंट, एक फ्रिज, एक करंट टीवी की, एक फ़ैन की, एक एलईडी की, एक ट्यूबलाइट की, इन चारों के अलग अलग करंट का योग उस मीटर में आने वाली करंट के योग के बराबर होगा। यानी कुल मिला के जितने भी उपकरण हमारे घर में ऑन हो जाएंगे, ऑन कर दिए जाएंगे, उन सब की करंट मीटर से आने वाली करंट के बराबर होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये किरचॉफ का नियम कहाँ के लिए गया है? इन जगहों पर, यानी ये घर ही नहीं, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जहाँ हो रहा है वहाँ पर वो सप्लाई चाहे एसी हो और चाहे डीसी हो, तो जितनी करंट हमारे उपकरण के द्वारा ली जा रही है और जितनी करंट आ रही वो क्या होती है, पूरी इक्वल होती है। तो ये सर्किट कहाँ काम करता है, यानी ये करंट का नियम कहाँ के लिए बनाया गया था, पैरेलल सर्किट। तो ज़्यादातर हमारे घरों में या इंडस्ट्री में या कमर्शियल स्थानों पे सारे के सारे पैरेलल सर्किट होते हैं। तो किरचॉफ ने जो नियम बनाया है, केवल ये नहीं, किरचॉफ का प्रथम नियम आने वाली जाने वाली धाराएं बराबर होती हैं, बच्चे यही रट लगाते हैं कि आने वाली और जाने वाली, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझें कि कौन सी आने वाली और कौन सी जाने वाली, तो हमने कहा कि जो मीटर से आ रही और जो उपकरण से निकली, ये टोटल जो करंट दोनों की है ये क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे, जैसे हमने एक ये हमारे पास लोड है, एक ये लोड है, एक ये लोड है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं, एक ये लोड है, इन सब में क्या है, एक एक स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया और यहां से दे दिया सप्लाई V वोल्टेज। तो यहां पर एक करंट है जिसे हम I करंट कहेंगे, और अगर इस स्विच को ऑन कर दें तो इसमें करंट बह जाएगी, कौन सी बह गई करंट, I1। इस स्विच को ऑन कर दें तो इसमें क्या आ जाएगी, I2। इस स्विच को ऑन कर दें I3, इस स्विच को ऑन कर दें I4। तो कुल मिला के कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यानी जो करंट ये है ये आने वाली, और ये करंट कौन सी है, जाने वाली। हमने कहा था घर में 4 चीज़ें ऑन कर दे, 4 ऑन कर दे, 2 हमने एक बंद कर दिया, एक ऑफ कर दिया, एक उपकरण को ऑफ कर दिया, तो अब कितनी करंट है, तो आने वाली करंट I है, तो I कितनी होगी, I1 I2 I3 का योग होगी, I1 I2 I3 का। अब इसमें 10 चीज़ें हो, 20 हो, 40 हो, 50, जितनी भी हो, आने वाली और जाने वाली करंट क्या रहेंगी, बराबर। बात समझ में आ गई होगी। इनका बीजगणितीय योग क्या रहेगा, शून्य, इनका बीजगणितीय योग शून्य रहेगा। तो यही हम पढ़ते हैं कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या जंक्शन बिंदु पर आने वाली और जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। यानी ये जो करंट आ रही है और जो जा रही हैं, ये सारी की करंट क्या रहती हैं, बराबर। इनकी सबका योग इस करंट के योग के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं बात हमें समझ में आ गया। अगली बात क्या थी, ये तो बात हो गई। और किरचॉफ का धारा नियम कहाँ लागू होता है, पैरेलल सर्किट में। सर्किट कौन सा है, पैरेलल। तो घरों पे जितनी भी हमारे उपकरण लगे होते हैं सब कैसे होते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो ये कहाँ के लिए लागू हो गया, पैरेलल के। तो ये बात हो गई। अब बचा हमारे पास एक और, ये किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, और इसमें 80% लड़के इसको केवल रटते हैं
कि संरक्षण आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। 80% लड़के रटते हैं इसको, ये हमें अच्छी तरह पता है। तो आप ध्यान देंगे इस पे कि आवेश संरक्षण की क्या बात आती है। तो आवेश संरक्षण में बात ये आती है कि यहाँ पर इन सब की करंट है और इन सब में क्या है, टी। तो ये जो धारा है ये जैसे मान लिया जाए ये आई है और एक निश्चित समय के लिए भाई 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, तो ये क्या करता है, Q बराबर आई इंटू टी। एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, Q बराबर आई इंटू टी। ये आई है और यहाँ पर एक निश्चित टी होगा, टी मतलब समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। तो ये क्या काम करता है, Q बराबर आई इंटू आवेश संरक्षित करता है। क्या करता है, आवेश संरक्षित। तो ये जो नियम है किरचॉफ का धारा नियम किसको संरक्षित करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर अभी क्या है, एक अभी हमने कहा ये I4 हमने हटा दिया था तो करंट कम हो जाएगी तो आवेश कम हो जाएगा। I4 हमने ऑन कर दिया, यानी इस लोड को भी ऑन कर दिया तो ये I बढ़ जाएगी, T बढ़े तो Q बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। करंट लॉ को जंक्शन नियम भी कहते हैं। करंट लॉ AC और DC दोनों सर्किट में लागू होता है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है या आवेश संरक्षित करता है। किरचॉफ का धारा नियम पैरेलल सर्किट में लागू होता है। तो ये बात पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं। अब आगे हम इसी में पढ़ेंगे वोल्टेज लॉ। तो देखेंगे हम वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो अभी करंट लॉ पढ़ा, इसी में हम आगे देख रहे हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम को मेश या लूप का नियम भी कहते हैं। ध्यान देंगे, मेश या लूप का नियम भी कहते हैं और इसी को द्वितीय नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के वोल्टेज नियम को द्वितीय नियम भी कहते हैं और इसे मेश या लूप का नियम भी कहते हैं। मेश या लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये AC सर्किट में लगता है, DC सर्किट में, दोनों में। तो ये जो वोल्टेज लॉ है केवल DC सर्किट में लागू होता है, जबकि हमने करंट लॉ में पढ़ा था AC और DC दोनों सर्किट में लागू होता है। और जो किरचॉफ का करंट लॉ था वो और कहाँ लागू होता है, पैरेलल या सीरीज में, तो पैरेलल में। तो ये कहाँ लागू होता है, बंद DC परिपथ में। बंद मतलब क्लोज, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और सर्किट कैसा हो, सीरीज। तो सीरीज सर्किट कैसा होता है, ये R1, R2, R3, R4 सीरीज सर्किट। जैसे कि हमारी घरों पर दिवाली पे झालर लगाते हैं, तो ये जो सर्किट होता है ये हमारा कहलाता है सीरीज सर्किट। दीवालों पे जो झालर लगाई जाती है घरों पर दिवाली के मौसम पे, वो हमारा होता है सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में हमने कह दिया 4, 6, 8, 10 जितने भी चाहे उतने। ये सर्किट इस समय हमने 4 दिखाए, R1, R2, R3, R4। ये 4 कोई उपकरण जो चीज़ है वो हमारी सीरीज में लगी हुई है। तो ये सीरीज सर्किट में लागू होता है। कहाँ लागू होता है, सीरीज में। और ये सर्किट कैसा होना चाहिए, AC नहीं होना चाहिए, DC होना चाहिए। ध्यान देंगे, सर्किट कैसा होना चाहिए, DC, क्योंकि ये जो वोल्टेज लॉ है केवल DC सर्किट में लागू होता है, केवल DC सर्किट में लागू होता है, ठीक है। अब कहेगा क्या, एक और छोटी सी बात, क्या AC सर्किट में लागू हो सकता है, क्या AC सर्किट में लागू हो सकता है? तो हाँ, तब कहेगा कि AC सर्किट में यदि केवल रजिस्टिव लोड है तो लागू हो सकता है। तो यानी जब झालर की बात करेंगे तो झालर एक रजिस्टिव लोड है और वहाँ पर ये किरचॉफ का नियम लागू होता है। वोल्टेज नियम भी किरचॉफ का वहाँ पे लागू होता है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस बात के। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले पॉइंट में करंट लॉ में पढ़ा, AC DC दोनों सर्किट में लागू होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम। ये पहला ऑप्शन तो केवल है DC सर्किट में लागू होता है, AC में नहीं लागू होता है। लेकिन अगर ये कह दे क्या AC में लागू हो सकता है क्या, या ऐसा कह दे कि झालर में, AC से झालर चलती है तो झालर में ओम का सेकेंड नियम यानी द्वितीय नियम या वोल्टेज के नाम लागू होता है या नहीं लागू होता है? तो हाँ, क्योंकि झालर एक रजिस्टिव लोड है और जब जो रजिस्टिव लोड है तो वहाँ पर वोल्टेज का, ये जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है ये लागू हो सकता है यानी होता है। तो किरचॉफ का जो नियम है
वो वोल्टेज नियम केवल डीसी में लागू होता है, लेकिन क्या लागू हो सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो लागू हो सकता है केवल और केवल रजिस्टिव लोड में, एसी सर्किट में भी लागू हो सकता है, एसी सर्किट में भी लागू हो सकता है केवल रजिस्टिव लोड के लिए। तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा की। तो किसी बंद क्लोज डीसी परिपथ में प्रत्येक घटकों का, घटक मतलब होते हैं कंपोनेंट, ये घटक हैं 1 2 3 4, ये घटक है। तो प्रत्येक घटकों का वोल्टेज ड्रॉप, इसमें एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा यहाँ पर, V1 V2 V3 V4, सब में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप। अब V1 में क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 हो जाएगा, और V2 में क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2, V3 में I3, सॉरी ये I एक ही रहेगी, कॉमन रहेगा, ये कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे। V1 I इंटू R1, V2 जब करेंगे तो I इंटू R2 हो जाएगा, V3 I इंटू R3 हो जाएगा, और V4 क्या हो जाएगा, I इंटू R4 हो जाएगा। तो जैसे हमने V1 लिखा उसी तरह V2 लिख देंगे I इंटू R2, V3 कर देंगे I इंटू R3, V4 कर देंगे I इंटू R4। इस तरह से और भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। तब कहना क्या चाहता है, किसी बंद डीसी परिपथ में, परिपथ क्या होना चाहिए, डीसी। क्यों हम एसी क्यों नहीं कह रहे हैं, केवल डीसी, क्योंकि वो शर्त नहीं, जरूरी नहीं कि रजिस्टिव लोड हो, कुछ और भी लोड हो सकता है एसी में। इसलिए जब तक वो अपनी तरफ से नहीं कहता है केवल रजिस्टिव, तब तक हम ये बात कभी ना कहें कि एसी डीसी दोनों में लागू होता है, तो केवल डीसी। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं बंद डीसी परिपथ में प्रत्येक घटकों का वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणित योग, बीजगणित होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बीजगणित योग होता है। बीजगणित योग सप्लाई वोल्टेज के बीजगणित योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर तो केवल एक सप्लाई वोल्टेज है, लेकिन कई कई परिपथ में एक से अधिक सप्लाई वोल्टेज हो सकते हैं। तो ये उस जगह की बात है जहाँ एक से अधिक सप्लाई वोल्टेज है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज 2 या 4 है तो उन सप्लाई वोल्टेज का योग का भी बीजगणित योग, मान लिया जाए 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगी हैं तो 24 वोल्ट, कितना लेंगे, 24 वोल्ट। तो ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज का योग, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज का योग। तो इसी को लिखा जाता है यहाँ पर सिग्मा ई। सिग्मा क्या होता है, ये जो ई या वी है ये विस्तार हो सकता है, एक जगह से हो सकता है, 2 जगह से हो सकता है, 4 जगह से हो सकता है, इसलिए इसको सिग्मा ई लिख दिया। और ये आई इंटू आर क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप ही तो आई इंटू आर है। तो ये सिग्मा I1, ये बहुत सारे हो सकते थे, इसीलिए सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर, ये क्या है, बराबर है। तो अब हम दूसरी भाषा में इसको पढ़ेंगे यहाँ से, जैसे हमने कह दिया ये V, ये टोटल V है, तो VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश Vn। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, अब मान लीजिए हमने कह दिया कि टोटल वोल्टेज हमारे पास 40 वोल्ट है, कितना है, 40 वोल्ट है। तो 40 वोल्ट, अगर ये रेजिस्टेंस सब ऊपर वाले एक समान है, एक जैसे हैं, तो सभी में जो वोल्टेज का वितरण रहेगा वो बराबर बराबर हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, 10, इसको क्या मिलेगा 10, इसको क्या मिलेगा 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो यही कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम कि प्रत्येक घटकों के वोल्टेज ड्रॉप का योग 10 10 10 10 इसके योग के बराबर हो। अब ये जरूरी है कि सब 10 10 हो, मान लिया जाए इनके रजिस्टेंस सबके क्या है, अलग अलग हैं, तो जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा उसके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, जिसका रजिस्टेंस कम उसके पास वोल्टेज ड्रॉप कम। तो यहाँ पर जिसके पास वोल्टेज ड्रॉप कम है तो मान लिया जाए सबके अलग अलग वोल्टेज हैं, हमने कह दिया 10 है, इसके पास 20 है, इसके पास 30, इसके पास 40 है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम अब यहाँ पर V कितना हो जाएगा, ये 10 है तो इसका योग ये 20 है, तो 10 और 20 30, और ये 30 है तो 60, और ये 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। तो इन सबका योग इस सप्लाई वोल्टेज के योग के बराबर होगा। या दूसरी बात कहें कि जितना सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है वो उतना ही सबके पास अलग अलग बटेगा। अगर रजिस्टेंस समान है तो सभी के पास समान वोल्टेज का वितरण होगा, और अगर रजिस्टेंस सबके असमान है तो वोल्टेज का वितरण भी असमान होगा। कम और ज़्यादा कहाँ होगा, जिसके पास रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, देखें सबके पास आई क्या है, सेम, सबके पास करंट क्या है, सभी जगह करंट का मान सीरीज में सेम रहता है। तो अब वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आई इंटू आर, तो जिसके पास आर ज़्यादा हो जाएगा उसी के पास वोल्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट तो सेम है सबकी। तो इस तरह से वोल्टेज
का ड्रॉप असमान और समान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सभी का योग सप्लाई वोल्टेज के योग के बराबर होगा। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है, या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि जिस तरह हमने पढ़ा करंट लॉ क्या काम करता है, आवेश संरक्षण करता है, तो वोल्टेज लॉ क्या करता है हमारा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा को संरक्षित करता है। तो वोल्टेज नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब ये किस सर्किट में लागू होता है, तो ये सीरीज सर्किट कैसा है, ये सीरीज, तो ये सीरीज सर्किट में लागू होता है। तो आप सप्लाई एक जगह से हो या कई जगह से हो, इस समय हमने जो फिगर दिखाया है ये सप्लाई केवल एक जगह से है। अगर हम सप्लाई एक से अधिक जगह से होगी तो मान लिया जाए यहाँ पर जो VT तुम्हारा आया है, ये मान लिया जाए 2 जगह से सप्लाई होती तो V1 प्लस V2 हो जाता, या सॉरी इसको कहें VT और VT, ये टोटल वोल्टेज दोनों के योग के बराबर हो जाता। तो ये समझ गए, 2 जगह से 3 जगह से 4 जगह कहीं से भी सप्लाई हो वो उसी में जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सप्लाई वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सप्लाई वोल्टेज का भी बीजगणितीय योग और वोल्टेज ड्रॉप का भी बीजगणितीय योग आपस में क्या रहते हैं, बराबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।